हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट चेतना चौहान। आज मैं आपको पीएनएसएस के डेफिनेशन क्लोज के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रही हूँ। और डेफिनेशन क्लोज इस वीडियो में मैं पूरा कवर करने जा रही हूँ। तो अपन स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्लोज किसी भी एक्ट का जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर और मेनली अगर आप सीआरपीसी या आईपीसी जैसे एक्ट हैं उनकी अगर आप बात करो तो उनमें मतलब अगर आपको डेफिनेशन क्लोज में अगर आपको चीज़ें समझ में आती है तो आपको लगभग लगभग 40 to 50% सीआरपीसी आपको डेफिनेशन क्लोज से ही कवर हो जाती है। ठीक है, तो सीआरपीसी मतलब सॉरी बीएनएसएस अपन स्टार्ट करते हैं। तो बीएनएसएस में सबसे पहले जो डेफिनेशन है, सबसे पहले इसमें जो डेफिनेशन क्लोज दे रखा है वो सेक्शन 2 के अंदर दे रखा है। ठीक है, सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लोज है। तो क्या लिखा हुआ है कि इन दिस संहिता अनलेस द कंटेस्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, मतलब जब तक कि कुछ अलग चीज़ ना कही गई हो तो जो जो चीज़ें दे रखी हैं उनका मतलब वो ही होगा। पहला अपन है कि ए ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सीआरपीसी में सॉरी बीएनएसएस में जो मेनली जो चेंजेस किए गए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इम्प्लांटेशन किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बताया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड इसमें सबसे ज़्यादा चेंज किए गए हैं। और कुछ एक जो चेंज है जो बेल बॉन्ड या कुछ एक जो डेफिनेशन है जो पहले सीआरपीसी में नहीं बताई गई थी वो बीएनएसएस में इंसर्ट की गई है। तो पहला है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीड shall include use of any communication device for the purpose of video conferencing, recording of purposes or processes of identification or search and seizure or evidence, transmission of electronic communication, and for such other purposes and by other means as the state government may by rule prescribe or provide। ठीक है, इस वीडियो में अभी तो मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। आई विल ट्राई कि अगले में मैं डिग्लोट वर्जन मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैं बताऊँ। तो इसमें ये क्या बोल रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, क्योंकि आजकल जो हो रहा है सीआरपीसी 1973 में बनी थी, इसीलिए अब जो केसेस आ रहे हैं उसके बाद 90s के बाद जितने भी हैं तो वो ज़्यादातर मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से रिलेटेड केसेस आ रहे हैं, जैसे साइबर क्राइम हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसके लिए जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोई भी पर्पस, कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोई चीज़ हो रही है। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन सीआरपीसी में पहले सेक्शन 54A में हुआ करती थी। अब जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो सेक्शन 54 बीएनएसएस में होती है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन इससे रिलेटेड सेक्शन है सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। बीएसए का थोड़ा मेरे को ध्यान नहीं, बाकी सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है। आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में जो मतलब अरेस्टेड पर्सन हो या जो भी है उनकी पहचान करवाई जाती है। ठीक है, और सर्च एंड सीजर और एविडेंस, सर्च और सीजर से रिलेटेड जो प्रोविज़न मिलेंगे वो सेक्शन आपको सेक्शन 44 में मिलेंगे, सेक्शन 49 और 50 बीएनएसएस में मिलेंगे। ठीक है, तो अलग अलग तरह की सर्च और सीजर के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो उनके पर्पज से या फिर है ना ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का ट्रांसमिशन है तो ये सारी चीज़ें और कोई भी अदर जो डिवाइस जो स्टेट गवर्नमेंट बताए, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट बताए वो कोई भी डिवाइस हो सकती है। ठीक है, उनको ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में कवर किया गया है। ठीक है, सेकंड आता है बेल। ठीक है, बेल इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसका जो बीएनएसएस में चैप्टर है, चैप्टर 35 बेल से रिलेटेड है। सेक्शन जो आपको मैं सेक्शन भी बता देती हूँ। सेक्शन जो है बीएनएसएस में सेक्शन 436 है, बेल इन द केस ऑफ बेलेबल ऑफेंस। दो तरह के ऑफेंस होते हैं, बेलेबल और नॉन बेलेबल। ठीक है, बेल के पर्पज से फॉर द पॉइंट ऑफ पर्पज जो बेल है वो दो तरह के होंगे। इसमें जो बेल का जो चैप्टर है वो चैप्टर 35 है। ठीक है, बेल सॉरी 436 सीआरपीसी का था। और जो चैप्टर है चैप्टर 35 है उसमें 478 बीएनएसएस का है। और जो है बेल का नॉन बेलेबल केसेस में 480 है। ठीक है, सेक्शन। ठीक है, तो बेल हो गई। ठीक है, तो बेल क्या होती है? ठीक है, सिंपल वे में बेल क्या होती है कि जो कस्टडी होती है, कस्टडी दो तरह की होती है, सबको पता है, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। ठीक है, तो कस्टडी के अंदर से मतलब पर्सन को मतलब उसको छुड़ाना, रिहा करवाना, वो होती है बेल। ठीक है, नॉर्मल वे में। तो इसमें क्या डेफिनेशन लिख रखी है
कि बेल मीन्स इज बेल मीन्स रिलीज ऑफ अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्टेड ऑफ। अक्यूज्ड या तो अक्यूज्ड है, उस पर अपराध साबित हो गया, या फिर सस्पेक्टेड आशंका है कि वह अपराध कर सकता है, ठीक है। कमीशन ऑफ एन ऑफेंस फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ, लॉ के कस्टडी में, ठीक है, अपन certain condition imposed by an officer or court on execution by such a person of a bond or bail bond, ठीक है। तो उसको क्या होता है कि जो लोग की कस्टडी में वो होता है, कस्टडी में होता है, तो कस्टडी से उसको रिहा करवाने के लिए बेल बॉन्ड या उसके बॉन्ड मतलब पर्सनल बॉन्ड या फिर विद श्योरिटी वाला बॉन्ड, ठीक है, बेल बॉन्ड या बॉन्ड के पर छुड़ाया जाता है, रिहा किया जाता है, उसको जमानत दी जाती है, तो उसको कहा जाता है बेल कहा जाता है, ठीक है। तो ये बी बेल के बारे में है, ठीक है। सी है बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। ए इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस न्यू है, बी बेल न्यू है, ठीक है। सी बेलेबल ऑफेंस पहले भी था, ए में था बेलेबल ऑफेंस सेक्शन ए ऑफ सीआरपीसी 2A, ठीक है। तो उसमें था बेलेबल ऑफेंस के बारे में, यहाँ पर क्लोज सी में है, ठीक है। ये क्या कह रहा है सब सेक्शन इसमें, किसी है बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस का मतलब होता है कि जो मतलब बेलेबल और नॉन बेलेबल का तो सिंपल जनरल मीनिंग तो ये होता है कि बेलेबल ऑफेंस जिसमें पुलिस वाला भी बेल ले लेता है, और नॉन बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिनमें हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट द्वारा जमानत दी जाती है, ठीक है। तो ये तो मेनली एक इन कॉमन पैरेलल्स में है, ठीक है। इसमें डेफिनेशन क्या दी गई है कि बेलेबल ऑफेंस का मतलब है कि शोन एज बेलेबल in the first schedule or which is made available by any other law for the time being in force, और जिसे बेलेबल बनाया गया और जो शेड्यूल दे रखी है इसके पीछे, ठीक है, शेड्यूल है, उस शेड्यूल के अंदर जिनको बेलेबल ऑफेंस मतलब डिक्लेयर कर रखा है, घोषित कर रखा है, वो बेलेबल ऑफेंस माने जाएंगे, ठीक है। चाहे अपराध की प्रकृति कैसी भी हो, अगर डिफाइन कर रखा है कि ये बेलेबल है तो वो बेलेबल है, जो ये नॉन बेलेबल है तो नॉन बेलेबल है, ठीक है। आगे क्या कहता है, एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस इसी में ही दे दिया कि नॉन बेलेबल ऑफेंस किसे कहेंगे, एनी अदर ऑफेंस। एनी अदर ऑफेंस का मतलब जो बेलेबल ऑफेंस नहीं है, तो बाकी सारे क्या हो गए, नॉन बेलेबल ऑफेंस हो गए, ठीक है। बेलेबल जो होंगे वो स्पेशली डिफाइन होंगे, ठीक है। उसके अलावा है डी, क्लोज डी, डी के अंदर दे रखा बेल बॉन्ड, ठीक है, न्यू डेफिनेशन है, मीन्स एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरिटी, ठीक है। जो अंडरटेकिंग दी जाती है जिस पर्सन को रिहा कर रहे हैं आप जमानत से रिहा कर रहे हैं, तो वो एक अपना श्योरिटी लाता है कि अगर वो बेल की कंडीशन का अगर कोई भी है ना डिफॉल्ट करता है, तो थर्ड पर्सन उसका क्या होता है, गारंटर होता है, ठीक है। वो उसके बिहाफ पे क्या देता है, गारंटी देता है, उसे श्योरिटी कहते हैं, ठीक है। तो अंडरटेकिंग अगर श्योरिटी विद श्योरिटी रिलीज किया जाता है तो वो बेल बॉन्ड है। ई बॉन्ड अगर पर्सनल पे किया जाता है, पर्सनल मतलब अंडरटेकिंग पे किया जाता है, तो वो होती है बॉन्ड होता है, जो 2E में बता रखा है, 2E बॉन्ड। बॉन्ड क्या है, पर्सनल बॉन्ड और एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी, ठीक है। इसमें विदाउट श्योरिटी है, विद श्योरिटी सिंपल है, कोई ज़्यादा कोई टेक्निकल बात नहीं है। एफ है, इसका जो चैप्टर पहले था, चैप्टर 8 था समथिंग, तो उसमें बेल इसके बेल बॉन्ड के और के बता रखे हैं, कुछ एक प्रोविज़न थे, ठीक है। अब एफ है चार्ज, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले था 2B CRPC, ठीक है, अब 2F BNSS है, ठीक है। चार्ज, चार्ज आरोप लगाए जाते हैं, उसके बाद ही सारा सब कुछ स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर देन वन हेड। मोर देन वन हेड का मतलब क्या होता है, चार्ज तीन प्रकार के हैं शेड्यूल के हिसाब से, ठीक है। एक तो है वन हेड का चार्ज, एक है मोर देन टू हेड का चार्ज, और एक है चार्ज फॉर कन्विक्शन ऑफ द मतलब थेफ्ट आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन, मतलब अगर पहले से कन्विक्ट है और उसके बाद उसने वापस चोरी कर दी तो चार्ज कैसे लगाओगे। तीन तरीके से चार्ज बनाए जाते हैं, ठीक है। वो आपको शेड्यूल में मिल जाएंगे, पहले फॉर्म 32 होता था इसका सीआरपीसी के अंदर, ठीक है, चार्ज का, ठीक है। तो चार्ज का मतलब है जो आरोप लगाए जाते हैं, ठीक है, कि इसने ये अपराध फलाना अपराध किया है, 302 का अपराध किया है या कोई भी अपराध किया है, तो उसे हम चार्ज कहते हैं, ठीक है। जी है कॉग्निजिबल ऑफेंस, ठीक है। ऑफेंस की जो कैटेगरी बना रखी है सीआरपीसी में, वो दो तरह के ऑफेंस है, कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल। सिंपल में समझा देती हूँ। कॉग्निजिबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिनमें पुलिस वाला बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस वो होते हैं जिनमें पुलिस वाले को वारंट लाना, मजिस्ट्रेट से वारंट लाना ज़रूरी होता है।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं वो संगीन प्रकृति के होते हैं, हीनियस नेचर के अपराध होते हैं, ठीक है। और हीनियस नेचर के अपराध होने के कारण इतना टाइम नहीं होता है कि आप वारंट लेके आओ और उसके बाद आप अपराधी को पकड़ो। इसलिए क्विक एक्शन लेने के लिए कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस वाले को ही अथॉरिटी दे दी जाती है कि वो अपराधी को क्या कर सकता है, या अपराध किया है चाहे नहीं किया है या आशंका है तो वो क्या कर सकता है, ऑफेंस के लिए वो गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। तो वो है कॉग्निजिबल ऑफेंस, ठीक है। पढ़ते हैं अपन इसके बारे में क्या है, व्हाट इज द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ कॉग्निजिबल ऑफेंस। तो 2G कॉग्निजिबल ऑफेंस का मतलब है मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड कॉग्निजिबल केस मीन्स अ केस a police officer may in accordance with the first schedule or under any other law for the time being enforce arrest without warrant। एक तो पहला जो शेड्यूल में बता रखा है कॉग्निजिबल केस है ये बता रखा है कि फर्स्ट शेड्यूल में बता रखा है, जैसे बेलेबल ऑफेंस को बता रखा है तो वैसे कॉग्निजिबल ऑफेंस को भी बता रखा है, ठीक है। तो बता रखा है। और अरेस्ट विदाउट वारंट, उसको क्या अथॉरिटी होती है, मेनली अरेस्ट विदाउट वारंट। डिफरेंशिएशन मेनली इसी बेसिस पर करेंगे कि इसमें बिना वारंट अरेस्ट होता है, इसमें विद वारंट अरेस्ट होता है, ठीक है। कॉग्निजिबल नॉन कॉग्निजिबल, पहले 2C CRPC होता था, अब 2G कॉग्निजिबल ऑफेंस है, ठीक है। 2H कंप्लेंट, जो पहले 2D CRPC होता था, ठीक है। तो 2H कंप्लेंट है। कंप्लेंट का मतलब है मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट विद अ व्यू टू हिज taking action under this संहिता that some person whether known or unknown has committed an offence but does not include a police report। कहने का मतलब है कि कोई भी आरोप, चाहे आपने ओरली लगाए हैं चाहे आपने लिख कर लगाए हैं, बोलकर लगाए हैं, चाहे आपने लिख कर दे दिया किसी कागज में कि इस फलाना व्यक्ति ने यही अपराध किया है, ठीक है। ये किसको लिख के दिया आपने, मजिस्ट्रेट को लिख के दिया, ठीक है। मजिस्ट्रेट को लिख के दिया, क्यों लिख के दिया कि वो एक्शन ले, किस चीज के एक्शन ले, उस पर्सन के खिलाफ जिसके खिलाफ आपने आरोप लगाया है, ठीक है। वो पर्सन जो लिख के देगा वो नोन जानकार भी हो सकता है ये उन आरोप के बारे में, या कोई अननोन भी हो सकता है, मतलब किसी के बिहाफ पे भी किया जा सकता है, कंप्लेंट किसी के बिहाफ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। हैज कमिटेड एन ऑफेंस, लेकिन इसमें पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं है, क्योंकि नॉर्मली इस लाइन का मतलब ये है कि पुलिस रिपोर्ट इसमें क्यों इंक्लूड नहीं है। पहली बात तो नॉर्मली जो कंप्लेंट होती है वो नॉन कॉग्निजेबल केस में होती है, ठीक है। और नॉन कॉग्निजेबल केसेस में अधिकतर जो प्रैक्टिस है वो कंप्लेंट ही होती है, ठीक है। कंप्लेंट होती है क्योंकि एफआईआर तो कॉग्निजेबल केसेस में होती है, इसलिए इसके अंदर पुलिस रिपोर्ट जो नॉर्मली एफआईआर होती है उनको इनमें शामिल नहीं किया गया है। एक्सप्लेनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने लायक भी है, बहुत सारी स्टेट जुडिशरी में आता भी है। क्या कह रहा है, ए रिपोर्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर, अगर मान लो कोई रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर ने की है, उसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के बाद पता चला, इन्वेस्टिगेशन किस में होगी, वो पहले वो किस में करेगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस में करेगा, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर दर्ज होते ही वो क्या करता है, पहले 157 CRPC में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता था, ठीक है। ये चीज़ होती थी, लेकिन उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के बाद उसने कमीशन ऑफ एन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसको पता चला कि इसने तो कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो उसको कंप्लेंट करनी थी, ठीक है। कंप्लेंट करनी थी और उसको मतलब तब क्या माना जाएगा, उसको कंप्लेंट माना जाएगा, और जो पुलिस ऑफिसर जिसने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया कॉग्निजेबल ऑफेंस मानकर, उसको बाद में पता चलता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उस पुलिस वाले को तो हम कहेंगे कंप्लेनेंट, वो इसके बिहाफ पे कंप्लेनेंट बन जाता है, और वो कम जो केस हो जाता है वो कंप्लेंट केस कहलाता है, ठीक है। ये आगे और ट्रायल में आपको अच्छा समझ में आएगा, ऐसे प्रॉब्लम्स कई बार हो भी जाती है, नहीं पता पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए, और उसके बाद है 2I इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मतलब है मीन्स द कम्युनिकेशन ऑफ एनी रिटर्न, लिखा हुआ हो सकता है, वर्बल बोलकर हो सकता है, पिक्चोरियल कोई पिक्चर फॉर्म में हो सकता है, इन्फॉर्मेशन और वीडियो कंटेंट कोई वीडियो के थ्रू हो सकता है, ट्रांसमिटेड और ट्रांसफर, ठीक है। वेदर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, ठीक है। या तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को आप वर्बली रिटर्न या फिर पिक्चोरल फॉर्म में आप ट्रांसमिशन कर रहे हो, ठीक है, कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी बातचीत, ठीक है, या कुछ बता रहे हो, ठीक है। या फिर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस हो रहा है, जैसे ब्लूटूथ शेयरिंग, ठीक है, या व्हाट्सएप शेयरिंग भी हो सकती है, ठीक है। फ्रॉम अ पर्सन टू अ डिवाइस और फ्रॉम अ डिवाइस टू अ पर्सन, ठीक है। डिवाइस टू अ पर्सन भी हो सकता है और पर्सन टू अ डिवाइस भी हो सकता है, मतलब आदमी डिवाइस में भेज सकता है और डिवाइस आदमी को भी भेज सकता है, कैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो बाय मीन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंक्लूडिंग अ टेलीफोन,
सब जानते हो, मोबाइल फ़ोन और अदर वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस, कोई भी वायरलेस जैसे ब्लूटूथ वगैरह हो गया, ऐसे टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस से अगर कोई कम्युनिकेशन ट्रांसमिट की जाती है, और कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर के थ्रू, और ऑडियो वीडियो प्लेयर, ठीक है, ऑडियो वीडियो प्लेयर आते हैं, और कैमरा, और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एज में बी स्पेसिफाइड बाय नोटिफिकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो एक चीज याद रखना, जो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है ना, वहां पर तो एज स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट था, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात आ रही है जहाँ एज स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, लगते इजी हैं, मेरे से भी गलती हुई थी प्री के अंदर, तो इसमें आप जरूर ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट था 2A के अंदर, ठीक है। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, सिंपल है, सब जानते हो। जे है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या होता है अपना, कौन सा है, राजस्थान हाई कोर्ट, ठीक है। तो हाई कोर्ट कौन सा है, हाई कोर्ट मीन्स इन रिलेशन टू एनी स्टेट, स्टेट के रिलेशन में द हाई कोर्ट ऑफ डेट स्टेट, और डेट स्टेट उस स्टेट का हाई कोर्ट, जैसे अपना जो हाई कोर्ट है, वो हाई कोर्ट कौन सा है, जोधपुर हाई कोर्ट, जोधपुर में है, ठीक है, प्रिंसिपल बेंच, ठीक है। तो वो हाई कोर्ट हो गया। इन रिलेशन टू अ यूनियन टेरिटरी टू विच द jurisdiction of the high court for state has been extended by law that high court, ठीक है, यूनियन टेरिटरी जिसका एक्सटेंड जिस हाई कोर्ट को लगता है, ठीक है, तो उसका वाला हाई कोर्ट उसका होगा, ठीक है। और इन रिलेशन टू एनी अदर यूनियन टेरिटरी द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ अ क्रिमिनल अपील दैट टेरिटरी अदर देन द सुप्रीम कोर्ट, और अगर कोई ऐसी अगर कोई एनी अदर यूनियन टेरिटरी है, इस पे एक एग्जांपल भी था, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, तो उसका जो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट है, कई बार होता है एक यूनियन टेरिटरी पे दो हाई कोर्ट लगते हैं, ठीक है, तो ऐसा भी हो जाता है। तो इसका जो हाईएस्ट जो क्रिमिनल अपील का जो कोर्ट होगा, हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट अपील का जो है, वो वैसे तो सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट को के अलावा जो हाईएस्ट क्रिमिनल अपील के लिए जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो इसमें हाई कोर्ट होगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल था, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है। ये है इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब है मींस एवरी इंक्वायरी अदर देन ए ट्रायल। ट्रायल को अभी भी डिफाइन नहीं किया है इस बार भी, ठीक है। इंक्वायरी का मतलब पहले 2G में इंक्वायरी होती थी, ठीक है, अब 2K में इंक्वायरी हो रही है, ठीक है, ठीक है। ऐसे भी याद रख रहे हो किसके लिए इंक्वायरी कर रहे हो, तो ऐसे भी याद रख रहे हो 2K, ठीक है। इंक्वायरी एवरी इंक्वायरी अदर देन ए ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस संहिता बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। इंक्वायरी हमेशा कोर्ट और मजिस्ट्रेट द्वारा होगी, इन्वेस्टिगेशन जो होगी वो पुलिस ऑफिसर द्वारा होती है, ठीक है। एक तरह से सिंपली ऐसे ही समझ लो कि मजिस्ट्रेट और कोर्ट जो करता है इन्वेस्टिगेशन ना करके इंक्वायरी नाम दे दिया, और पुलिस वाला जो करेगा वो इन्वेस्टिगेशन हो गया, ठीक है। और ये सब ट्रायल से पहला होता है, ट्रायल नहीं होती है ये, ठीक है। क्योंकि ट्रायल में तो क्या होता है, ट्रायल तो स्टार्ट ही चार्ज बनने के बाद होता है, ठीक है। तो ये ऊपरी ऊपरी तौर पर मजिस्ट्रेट देखता है, केस के बारे में समझता है, उसको इंक्वायरी कहते हैं, ठीक है। ये है इंक्वायरी के बारे में। एल है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। 2H पहले होता था CRPC का इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ठीक है। मेन है, कितनी बार प्री में आ चुका है, हर तरह के लॉ एग्जाम में आता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का एक ही पर्पस है, फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, साक्ष्य जुटाने का, ठीक है। कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर, और किसके द्वारा की जाती है इन्वेस्टिगेशन, मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं की जाती, पुलिस ऑफिसर द्वारा की जाती है, या पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को ऑथराइज कर देगा अपने ही लेवल के, ठीक है। लेकिन वो पर्सन मजिस्ट्रेट नहीं होगा, ठीक है। मजिस्ट्रेट के अलावा कोई भी ऐसा पर्सन जिसको ऑथराइज कर देगा कि तू इन्वेस्टिगेशन कर, तो वो पर्सन मतलब इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, लेकिन इसमें मजिस्ट्रेट नहीं होगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने अगर कर दिया तो वो तो इंक्वायरी कहलाएगी, ठीक है। वो इज ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट इन, लेकिन मजिस्ट्रेट ऑथराइज तो कर सकता है, मजिस्ट्रेट भी ऑथराइज कर सकता है कि ये फलाना व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन करेगा, लेकिन वो खुद मजिस्ट्रेट नहीं होगा, ठीक है। इसमें भी एक्सप्लेनेशन है, मस्ट है, मतलब सॉरी इम्पोर्टेंट है। Where any of the provision of a special act or inconsistent with the provision of this संहिता, the provision of a special act will prevail। क्या ये जनरल बात है, इसका है जनरली बस एक लैटिन मैक्सिम है कि स्पेशल लॉ हमेशा जनरल लॉ पर जनरली बस स्पेशली, ऐसा कुछ एक लैटिन टर्म है। तो अभी मेरे पास वो नोट्स इसका है नहीं, तो उसमें ये बता रखा है कि जो स्पेशल लॉ होते हैं वो जनरल लॉ से हमेशा ही क्या करते हैं, प्रिवेल करते हैं, ठीक है। ये इंटरप्रिटेशन का रूल भी है, ठीक है।
तो अगर कोई स्पेशल एक्ट में कोई बात कह रखी है, ठीक है, तो स्पेशल एक्ट की ही बात प्रिवेल करेगी, चाहे संहिता में कुछ भी लिखा हो, ठीक है। और जनरल लॉ पे हमेशा स्पेशल एक्ट प्रिवेल करते हैं, ठीक है। 2M है जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है। पहले 2I प्रोसीडिंग होता था, अब M जुडिशियल प्रोसीडिंग है। जुडिशियल प्रोसीडिंग वो होती है कि एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्ट्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। कहने का मतलब है कि जिस पर एविडेंस ओथ पर होते हैं, ठीक है, वो शपथ लेकर होते हैं, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है। कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग जहाँ पर एविडेंस ओथ पर हो रहे हैं, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट के अंदर हो रही है तो वो जुडिशियल प्रोसीडिंग हो गई। होती है जनरली कोर्ट के अंदर ही है, लेकिन अगर ओथ पर प्रोसीडिंग्स हो रही है, ठीक है, तो वो क्या होंगी, एविडेंस लेने के लिए, तो वो जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी, ठीक है। एन है लोकल जुरिस्डिक्शन। 2J पहले लोकल जुरिस्डिक्शन का था। इन रिलेशन टू अ कोर्ट और मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट और कोर्ट के संबंध में, मीन्स द लोकल एरिया विद इन द कोर्ट और मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज है, मतलब ऐसा जो लोकल एरिया, ठीक है, जो मतलब है जहाँ पर मजिस्ट्रेट या कोर्ट एक्सरसाइज करते हैं अपनी पावर का, ऑल और एनी से पावर अंडर दिस संहिता एंड सच लोकल एरिया में comprise the whole of the state or any part of the state as the state government may by notification specify। कहने का मतलब कि मतलब कोर्ट और मजिस्ट्रेट के संबंध में ऐसा एरिया जो जहाँ पर कोर्ट और मजिस्ट्रेट अपना अपना कार्य क्या करते हैं, निर्वहन करते हों, ठीक है। और जहाँ पर मतलब जो सारा स्टेट भी हो सकता है और स्टेट का पार्ट भी हो सकता है, लेकिन वो स्पेसिफाई कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। ये बार बार स्टेट गवर्नमेंट क्यों आ रहा है, इसका भी एक कारण है। कंकरेंट लिस्ट दे रखी है, सॉरी स्टेट लिस्ट दे रखी है, ठीक है, जो अपने संविधान है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पर लिख रखा है जो सीआरपीसी आईपीसी जो ये होता है सीपीसी वगैरह, तो वो किसका मतलब किसके इसमें होता है, इसमें पावर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो इस तरीके से इसलिए इसमें स्टेट का ही बताया गया है, ठीक है। ओ है नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस, ठीक है। नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस के बारे में है, पहले 2L नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस होता था, मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड नॉन कॉग्निजिबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है। कहने का मतलब वही है, कॉग्निजिबल ऑफेंस पहले पढ़ा था जिसमें मतलब बिना वारंट अरेस्ट कर सकता है। यहाँ पर क्या है कि नो अथॉरिटी, उल्टी लैंग्वेज लिख रखी है, नो अथॉरिटी विदाउट वारंट, विदाउट वारंट आप अरेस्ट करने की अथॉरिटी नहीं रखते हो, वो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस होता है, ठीक है। पी है नोटिफिकेशन। 2M था नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन सिंपल है, नोटिफिकेशन कौन से होंगे, जो ऑफिशियल गजट, ठीक है, ऑफिशियल गजट के अंदर होता है, ठीक है, वो नोटिफिकेशन होता है। ऑफिशियल गजट सबको पता होगा कैसे होता है ऑफिशियल गजट, ये है ऑफिशियल गजट, इस तरीके से जो छप के आते हैं वो ऑफिशियल गजट है, ठीक है। ऐसे अगर जो छप के आएगा, इनमें जो छप के आता है वो मतलब है ऑफिशियल गजट में वो नोटिफिकेशन यहाँ पर कहलाएगी, ठीक है। तो नोटिफिकेशन हमेशा ऑफिशियल गजट में छपते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्यों है ऑफेंस, ऑफेंस के बारे में है। ऑफेंस कौन से हैं यहाँ पे, मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन, या तो कोई एक्ट किया है या भूल कर दी कोई ऐसी, मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, कोई भी लॉ द्वारा पनिशेबल है, ठीक है, ठीक है। जैसे आईपीसी जो बीएनएस है उनमें पनिशेबल है, ठीक है। और एंड इंक्लूड्स एनी एक्ट इन रेस्पेक्ट फॉर विच कंप्लेंट मेड, और एक ऐसा भी अपराध जिसमें कंप्लेंट की गई है, सेक्शन 20 ऑफ कैटल थ्रेसपास एक्ट, जो कैटल थ्रेसपास एक्ट है उसके सेक्शन 20 में अगर कोई कंप्लेंट की गई है तो वो भी इस कैटेगरी में ऑफेंस है। इसका मतलब ये है, अगर सेक्शन 20 कैटल थ्रेसपास एक्ट 1871 के अंदर भी कोई ऑफेंस होता है तो उसकी जो ट्रायल का जो प्रोसीजर होगा वो सीआरपीसी से गवर्न होगा, मतलब सीआरपीसी के अकॉर्डिंग उसकी ट्रायल चलेगी, ठीक है। सीधा सा मतलब ये है, इसलिए इसको इंक्लूड किया गया, उसके अलग से कोई ट्रायल उसमें स्पेसिफाई नहीं की गई है, ठीक है। 2R है ऑफिसर इंचार्ज, आर का मतलब आर इंचार्ज, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन कौन होता है, इंक्लूड्स व्हेन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट फ्रॉम द हाउस, ठीक है। ये हमेशा सीधा नहीं लिखते हैं, पहले तो ये तो समझाया नहीं ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन होता क्या है, इसने पहले डायरेक्ट लिखा है कि ऑफिसर इंचार्ज अगर एब्सेंट हो, ठीक है, स्टेशन हाउस से, ठीक है, तो या फिर किस लिए एब्सेंट हो, कोई कारण से एब्सेंट हो, या फिर इलनेस के कारण बीमारी मारे, या कोई एनी अदर
कोई कॉज हो सकता है जिसके कारण वो अपने कार्य नहीं निर्वहन कर सकता, ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। तो द ऑफिसर पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट एट द स्टेशन हाउस, उस थाने के अंदर, मतलब जो उसके नेक्स्ट उससे नीचे का, मतलब जो भी कोई भी अधिकारी है, लेकिन वो कांस्टेबल से ऊपर होना चाहिए। कांस्टेबल यहाँ पर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन नहीं है, ठीक है। और व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट और एनी अदर पुलिस ऑफिसर सो प्रेजेंट, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई कह दिया कि ये ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है, ठीक है, तो एज स्पेसिफाई करता है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, वो हो तो वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन कहलाएगा, ठीक है। इसमें खाली ये बता रखा है कि कौन हो सकता है, ऐसा कुछ एक बता रखा है। बाकी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन वही होता है जिसके ऊपर जिस जो पूरा थाना गवर्न करता है, थाना अधिकारी जो होता है वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन होता है, ठीक है। ठीक है, जिसके ऊपर पूरा थाना निर्भर करता है, ठीक है। मेन जो कह सकते हैं हेड होता है। और एस है प्लेस, टू एस ए प्लेस, पहले टू पी में प्लेस होता था, ठीक है। इसमें हाउस, बिल्डिंग सब जानते हैं, हाउस कौन सा होता है, बिल्डिंग सब जानते हैं, टेंट, व्हीकल और वेसल, ठीक है। वेसल जहाज वगैरह, ठीक है। उसके बाद है टी, टू टी के अंदर है पुलिस रिपोर्ट, पहले टू आर के अंदर पुलिस रिपोर्ट होती थी, अब टू टी के अंदर है। क्या कह रहा है, मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर टू अ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को पुलिस वाला एक रिपोर्ट बना के भेजेगा, ठीक है। ये रिपोर्ट कब बनती है, जब इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो जाती है और है तब बनती है ये, ठीक है। तो सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 193 193 3 के अंदर जो रिपोर्ट बना के पुलिस वाला मजिस्ट्रेट को भेजेगा उसे पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। पहले ये सेक्शन था 173(2), ठीक है, पुलिस रिपोर्ट का 173(2) था, ठीक है, सीआरपीसी का। यू है पब्लिक पुलिस स्टेशन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर पहले होता था पर अब है पुलिस स्टेशन, जो पहले 2S होता था, ठीक है। मीन्स एनी पोस्ट और प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली और स्पेशली बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। कोई भी ऐसा प्लेस या पोस्ट जिसको मतलब है डिक्लेयर कर दिया स्टेट गवर्नमेंट ने कि ये पुलिस स्टेशन है, टू बी ए पुलिस स्टेशन एंड इंक्लूड्स एनी लोकल एरिया स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, ठीक है। और कोई भी लोकल एरिया जो बता दिया कि भाई ये पुलिस स्टेशन है तो वही पुलिस स्टेशन हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी, ठीक है। वी है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पहले टू यू होता था, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 18, ठीक है। यहाँ पीएनएसएस का सेक्शन 18 है, पहले 24 हुआ करता था सीआरपीसी का। एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक पीपी के डायरेक्शन में काम करने वाला भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही कहलाएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर सिंपल क्या होता है, सरकारी वकील, ठीक है। सरकारी वकील क्या है कि जो स्टेट की ओर से केस लड़ता है, ठीक है, वो क्या होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। क्योंकि ये जो है वो सिविल तो चलो कमाने के लिए और के लिए होता है, फॉर द प्रॉफिट पर्सनल, इसमें जो होता है ये माने जाते हैं सीआरपीसी आईपीसी, जो अपराध जो होता है वो कोई व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं होता है, अपराध जो होता है वो स्टेट राज्य के विरुद्ध होता है। इसीलिए इसमें जो मेन जो लाइबिलिटी होती है, जो जिम्मेदारी होती है, वो पूरा का पूरा स्टेट के ऊपर होता है, ठीक है। तो इसलिए पैरवी भी कौन करते हैं, सरकार के ही आदमी करते हैं, इसीलिए सरकारी वकील इसमें है। हाँ, हालांकि प्राइवेट कर सकते हैं, प्राइवेट एडवोकेट भी अपॉइंट होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जो मेन जो प्रोसीडिंग्स होती है, जो पैरवी वगैरह करने का काम होता है, डिफेंड करने का काम होता है, वो होता पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू ही है, ठीक है। उसके अलावा है 2W सब डिवीज़न, सब डिवीज़न 2V में था पहले सब डिवीज़न। सब डिवीज़न सिंपल सा है, एक डिस्ट्रिक्ट के ही टुकड़े कर दिए, ठीक है, भाग में डिवाइड कर दिए, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसीडिंग्स या कोई भी और वजह से वो इसके सब डिवीज़न है, ठीक है। एक्स है सम्मन केस, सम्मन केस 2W में थे, यहाँ सम्मन केस क्या है, मीन्स केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस, ठीक है, ऑफेंस से रिलेटेड केस है। ये ऑफेंस से रिलेटेड कौन से है, पहले सम्मन केस को पढ़ने से पहले पहले वारंट केस पढ़ते हैं। तो वारंट केस 2Z में बता रखे हैं, पहले 2X में होते थे, ठीक है। 2Z वारंट केस है। वारंट केस का मतलब क्या होता है, ऐसे अपराध जो डेथ, एलआई और इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 2 years, ठीक है, ठीक है, 2 years से ज़्यादा, तो वो जो अपराध होंगे हैं वो मतलब वारंट केस के होते हैं। मतलब इनके अलावा जो होते हैं वो समन केस है। मतलब डेथ, एलआई और एक्सीडिंग 2 year के जो अपराध है उनको छोड़ के जो केस होते हैं, मतलब 2 साल तक के अपराध मेनली, वो तो हो गए सम्मन केस।
और इनके अलावा जो डेथ एलआई वाले हैं और 2 साल से ज़्यादा के अपराध है वो वारंट केस हो गए, ठीक है। और थोड़ा सा ये भी है कि समन केस होते हैं वो लेस सीरियस नेचर के होते हैं, और जो वारंट केस होते हैं वो थोड़े मोर सीरियस नेचर या लीनियस नेचर के भी अपन देख सकते हैं, ठीक है, वो होता है, ठीक है। केस इसमें दो हैं, ऑफेंस इसमें दो तरीके के, कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल। केस जो होते हैं वो समन केस और वारंट केस है, ठीक है, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। उसके अलावा है, क्योंकि कॉग्निजिबल नॉन कॉग्निजिबल को देखने के लिए आपको शेड्यूल जाना पड़ेगा, और केस को देखने के लिए कि समन का केस है या वारंट का केस है, ठीक है, उसके लिए आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि डेथ एल या 2 साल से ज़्यादा का अपराध है तब तो वारंट आ गया, और डेथ एल और 2 साल तक का अपराध मतलब 2 साल से ज़्यादा का अपराध नहीं है तो वो समन केस हो गया, ठीक है। वाई है टू वाई विक्टिम। विक्टिम का मतलब है, मतलब जो पीड़ित होता है उसे विक्टिम कहते हैं, ठीक है। 2009 में ये ऐड किया गया था सीआरपीसी में, अब तो डायरेक्टली दे गया। 2WA विक्टिम है सीआरपीसी का, यहाँ 2Y है विक्टिम। विक्टिम का मतलब क्या है, ठीक है, मीन्स अ पर्सन हु हैज सफर्ड फ्रॉम एनी लॉस और इंजरी कोज्ड बाय reason of the act or omission of the accused person and includes the guardian or legal heir of such victim। कहने का मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको किसी भी प्रकार की हानि हुई है, किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ है, ठीक है, चोट वगैरह लगी है किसी के कार्य से, ठीक है, अक्यूज्ड से, अक्यूज पर्सन से, किसी भी पर्सन नहीं, अक्यूज्ड पर्सन के कार्य से या उसकी भूल से। इसमें उसके गार्जियन भी इंक्लूड किए गए हैं और उसके लीगल हेयर ऑफ द। अब गार्जियन और लीगल हेयर क्यों लिखे गए? गार्जियन इन द केस ऑफ माइनर पोक्सो एक्ट वगैरह भी लगते हैं, ठीक है, वहाँ पर कौन करेगा? गार्जियन ही करता है, ठीक है, आगे गार्जियन खड़े होते हैं। और लीगल हेयर इसलिए लिखा गया, अगर बाय चांस मर्डर केस है या कोई मर गया है तो वहाँ पर कौन आएंगे? आगे उसके लीगल हेयर आएंगे, ठीक है। तो इसलिए उन इनको भी विक्टिम में शामिल किया गया है, ठीक है। खुद पर्सन वो खुद भी है, उसके अलावा उसके गार्जियन भी है, और उसके अलावा उसके लीगल हेयर भी है, ठीक है। उसके बाद है सब सबसेक्शन टू कहता है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हियर इन, ठीक है। टू का क्या कहता है? एंड नॉट डिफाइंड है, मतलब जो वर्ड्स और एक्सप्रेशन इनके अलावा भी यूज किए गए हैं, और नॉट डिफाइंड है। और डिफाइन है आईटी एक्ट के। आईटी एक्ट क्यों जोड़ा गया है, ठीक है, आईटी एक्ट इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इंसर्ट किया गया है मेनली इसमें, ठीक है। तो आईटी एक्ट जोड़ना ज़रूरी था, तो आईटी एक्ट 2000 के अंदर जो डिफाइन है, और भारतीय न्याय संहिता जो पहले आईपीसी 1860 हुआ करती थी, वो भारतीय न्याय संहिता इनमें डिफाइंड है, तो वो इसके अंदर आ सकते हैं, आएंगे, आ सकते नहीं आएंगे, ठीक है। तो आईटी एक्ट में जो डिफाइन है और बीएसएनएस में जो डिफाइन है वो इसके अंदर से लिए जाएंगे, ठीक है, वहाँ से लिए जाएंगे, ठीक है, अगर किसी का मतलब नहीं है। अब मैं फटाफट से आपको कुछ एक पे है जो इम्पोर्टेंट केस है वो बता देती हूँ, ठीक है। तो पहला है अपना इसका, मैं आपको बताती हूँ। देखो केस तो पुराने नए कोई से भी लिखो, कोई वो विशेष बात नहीं है, और लीडिंग केस लिखे जाते हैं हमेशा एग्जाम्स में। तो मैं बता रही हूँ आपको सबसे पहले इसके ऊपर, जैसे आप कंप्लेंट में हैं तो कंप्लेंट में जो केस है, इम्पोर्टेंट केस है मोहम्मद यूसुफ वर्सेस आफाक जहान। मोहम्मद यूसुफ वर्सेस आफाक जहान 2006 सुप्रीम कोर्ट केसेस, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा गया था कि नो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेंट के ऊपर है ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कंप्लेंट का कोई भी फॉर्मेट नहीं है, किसी भी फॉर्मेट में आप कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कंप्लेंट के लिए कुछ आवश्यक चीज़ें ज़रूर है, ठीक है। जैसे कंप्लेंट कैन बी इन एनी फॉर्म, इन ओरली और राइटिंग, मतलब ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, बोलकर भी आप मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट कर सकते हो, राइटिंग में भी कर सकते हो। नो कंप्लेंट इज डीम्ड टू बी अ कंप्लेनेंट, डीम्ड टू बी अ कंप्लेनेंट अनलेस इट्स कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल बाय लॉ, ठीक है। कंप्लेंट तब तक कंप्लेंट नहीं मानी जाएगी जब तक वो अपराध पनिशेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई अपराध पनिशेबल नहीं है उसकी जाके कंप्लेंट कर दी, ठीक है, फिजूल की बातों की कंप्लेंट नहीं की जाएगी, ओनली अपराध की होगी और मजिस्ट्रेट को होगी। कंप्लेंट मेड टू मजिस्ट्रेट नॉट बिफोर टू द पुलिस ऑफिसर, इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन में भी लेकर रखिए ये बात, मजिस्ट्रेट को ही होगी, और किस लिए होगी कि वो एक्शन ले। कंप्लेंट प्रोसीडिंग शुड बी डन इन द मैनर इन द कोर्ट, ठीक है, कोर्ट के मैनर के हिसाब से ही होगी,
The main object of the complaint is to take an action by the magistrate before whom is presented. समझा दी मैंने. It is also not necessary to mention the evidence which he has. एविडेंस कहने का मतलब एविडेंस देना उसमें ज़रूरी नहीं है, साक्ष्य बताना ज़रूरी नहीं है कंप्लेंट के अंदर कि ये साक्ष्य है. आप केवल अपना एलिगेशन बताओ. ठीक है. इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंशन अक्यूज्ड इन द कंप्लेंट बाय द नोन, क्योंकि ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जानते हो, अपराधी को जानते हो तो ये आप कंप्लेंट कर सकते हो. अगर आप नहीं भी जानते हो तो भी कंप्लेंट हो सकती है. इसलिए नेम ऑफ द अक्यूज्ड इन द कंप्लेंट देना ज़रूरी नहीं है. ठीक है. द रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर इज नॉट ट्रीटेड एज कंप्लेंट. ठीक है. पुलिस रिपोर्ट कंप्लेंट ट्रीट नहीं की जाएगी. कंप्लेंट और एफआईआर में जो डिफरेंस है वो भी इम्पोर्टेंट होता है. ठीक है. इसका एक्सप्लेनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. क्वेश्चन कैसा आएगा कि व्हेन डज अ पुलिस रिपोर्ट बिकम्स अ कंप्लेंट. पुलिस रिपोर्ट कंप्लेंट कब बन जाती है. इसका एक्सप्लेनेशन इसका आंसर है जो मैंने बताया था. अगर पुलिस ऑफिसर कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है, उसको बाद में पता चलता है कि ये नॉन कॉग्निजेबल अपराध है, तो पुलिस वाला तो उसमें कंप्लेनेंट बन जाता है और वो पूरा केस ही कंप्लेंट केस बन जाता है. ठीक है. और एज ए कंप्लेंट ट्रीट होता है. ठीक है. उसके बाद जो है इंक्वायरी, ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन, इसके अंदर भी क्या आ सकता है, डिफरेंस आ सकता है. ठीक है. उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड केस हैं एच एन रिशबूत वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली. एच एन रिशबूत वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 1955 सुप्रीम कोर्ट. इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट डिटरमाइन द 5 स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन. इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 5 स्टेज बताई है. ठीक है. इन्वेस्टिगेशन की पहला कौन सा है, डिपार्चर टू द सीन, घटनास्थल की ओर प्रस्थान, मतलब पहला घटनास्थल की ओर जाओ. डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, मामले के तथ्य और परिस्थितियों का निर्धारण करो कि क्या मामले की परिस्थितियां थी और तथ्य थे. सर्च ऑफ द एक्यूज्ड अभियुक्त की खोज करो. कलेक्शन ऑफ एविडेंस, एविडेंस का कलेक्शन होता है. ठीक है. जो भी आप इन्वेस्टिगेशन करोगे उसमें एविडेंस क्या क्या आपने जुटाए वो होंगे. फाइंडिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग कि निष्कर्ष क्या निकला. ठीक है. तो ये 5 स्टेजेस बताई गई है इन्वेस्टिगेशन की. एक्शन निष्पत्त वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली. ठीक है. जो जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, अगर उनमें अगर आप मीन्स के एग्जाम में एक एक केस लो भी डालते हो तो उससे आपके मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं. दूसरा जो है इसके अंदर जाहिरा हबीबुल्ला शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ये डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड क्या है, वो केस लो है. ठीक है. और भी आप अगर आपको है तो कोई भी लीडिंग केस जो आपको पता है तो वो आप इम्पोर्टेंट सेक्शन में ज़रूर डालें. ठीक है. उसके अलावा है, आप पढ़ सकते हैं इसमें एक प्रोसिक्यूटर और तो इस तरीके से है ये. और बाकी अरेस्ट से रिलेटेड आपको सभी को पता है. टीके वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. ठीक है. अरेस्ट से रिलेटेड जो है एक पर्सन जो अरेस्ट हो जाता है उसके राइट क्या क्या है. ठीक है. मेजर जो मेन कह सकते हैं लीडिंग जजमेंट है अरेस्ट से रिलेटेड. ठीक है. टीके वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. ठीक है. तो वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं. अरेस्ट जहाँ जहाँ पर जहाँ जहाँ अरेस्ट की बात की गई है तो वहाँ पर किया जा सकता है. ठीक है. तो इस तरीके से मैंने एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है. ठीक है. थैंक यू.